हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी यू सोल के फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के पेपर के बारे में जिस पेपर का नाम रहने वाला है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पेपर का नाम है आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो यहाँ पे ये थोड़ी गलती हो गई है, इसे आपको सिक्स्थ से फोर्थ सेमेस्टर कर लेना, ठीक है। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे इस पेपर में और क्या क्या आप उनके आंसर लिख सकते हैं, और पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे एग्जाम के लिए जो आप पढ़ के सीधा एग्जाम में जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कि देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है इस बुक में। तो यूनिट्स पे चलते हैं। तो आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे बना रखा है हमने पॉलिटिकल साइंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो पहली यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली यूनिट ये है आपको सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन। जो भी सार्वजनिक संस्थान है आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनका स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी यूनिट्स आ चुकी है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण। जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं उनके निर्माण के बारे में आपको पता करना होगा। और जिस नीति में से एक तो नीति आयोग है, और ठीक है। तो दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा चलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग और वित्त आयोग आपको उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। चौथी आपकी यूनिट्स है जवाबदेही के संस्थान, नियंत्रिक एवं महालेख परीक्षण और केंद्र सत्ताकर्ता आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। पांचवा यूनिट आपका मानवाधिकार और लोक कल्याण। मानवाधिकार और लोक कल्याण के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। पांचवी यूनिट ये है। छठी यूनिट में आपको न्यायपालिका और पुलिस, जो न्यायपालिका है और उसके पुलिस के बारे में पता करना। उच्चतम न्यायालय को भी आपको पढ़ना। उच्चतम न्यायालय क्या होता है, उसके कार्य क्या होता है, वो सब भी पढ़ने। तो ये आपका यूनिट्स रहने वाली है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस बुक में और आपके पेपर में कौन से आने वाले। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करें जिनका ये पेपर रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया, इन्होंने पूछ लिया है भारत ने स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। जो देखिए, जो भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं तो उसे कराने में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है, उन पर आपको चर्चा करनी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्वतंत्रता, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है। तो देखिए, जो भारत में लोकतंत्र है उसकी सफलता इसी बात को देखकर समझी जा सकती है कि यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होते हैं। इन चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है, और जो इन चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो निर्वाचन आयोग पे होती है। क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन पे होती है, ठीक है। यह एक संवैधानिक संस्था है और ये संवैधानिक संस्था है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद तो 324 के अंतर्गत किया गया था। तो ये भारतीय संविधान की एक संस्था है और जिसका जो गठन किया था वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया था। निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव बिना किसी दबाव, पक्षपात या अनियमितता किससे संपन्न हो। और निर्वाचन आयोग के प्रमुख भूम भूमिकाएं, जो चुनाव कमीशन है उसकी चुनाव कराने में क्या क्या प्रमुख भूमिकाएं होती हैं उनको हम पे चर्चा करना। तो पहली जो भूमिका होती है चुनावों का संचालन। चुनाव का संचालन मतलब चुनाव कराने की प्रक्रिया को पूरा करना। आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन और संचालन करती है। जो निर्वाचन आयोग है वो राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करती है और उन्हें संचालन भी करती है उनका। अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दूसरा आ गया आपका मतदाता सूची तैयार करना। जो वो वोटर लिस्ट होती है उसे तैयार करने का काम करती है ये चुनाव आयोग, नीति आयोग, ठीक है। योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा समय समय पर उसमें उत्तरदान करना। मतलब
जो भी योग्य हैं, जो 18 साल से प्लस है, जो वोट देने के लिए मान्य हैं बच्चे और लोग, उनको मतदाता सूची में शामिल करना और समय समय पर उसमें बदलाव करना। ठीक है। तीसरा है आदर्श आचार संहिता लागू करना। दो, आदर्श आचार संहिता लागू करना है। ठीक है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करना और उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई करना। तो देखिए, आचार संहिता लागू करना, और जैसे कि जब चुनाव होता है, जो चुनाव के पक्ष और विपक्ष के जो लोग होते हैं, उनके दल, राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, तो वो चुनाव के दौरान बहुत से दंगे वंगे भड़का सकते हैं, जिससे नियंत्रण करने के लिए भी इसे शक्तियाँ दी गई हैं चुनाव आयोग को। ठीक है। जिससे वो ऐसे लोगों को जेल में भी डलवा सकती है और उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। चौथा पॉइंट आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदाता मतदान सुनिश्चित करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चुनाव किसी एक के पक्ष में न रहकर चुनाव को कराना। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीपी पैट का उपयोग तथा निष्पक्ष मतदान की व्यवस्था करना। तो देखिए, आपने देखा ही होगा, जब भी जहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी पुलिस खड़ी रहती है, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है कि उसमें वोट की चोरी ना हो सके। ठीक है। तो ये सभी चीज़ होती है। पाँचवा पॉइंट देखते हैं का, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह आवंटना। जो राजनीतिक दल होते हैं, उनका पंजीकरण करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी इसका इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं, इसका छठा छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है चुनावी खर्चे का निगरानी। चुनावी खर्च की निगरानी, जो चुनाव में खर्च किया जाता है उसकी निगरानी करना। उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर नज़र रखना और निर्धारित सीमा का पालन सुनिश्चित करना। देखिए, जब भी चुनाव होता है ना, जो जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हें एक फिक्स अमाउंट बोल दिया जाता है कि आप इतना ही खर्चा कर सकते हो चुनाव के प्रचार करने में। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपका जो चुनाव का पत्र वो रद्द भी किया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है, और प्लस आपकी जो सारी संपत्ति है उसका पूर्ण गणना भी हो सकती है। तो इसलिए जो चुनावी खर्च होता है उस पर निगरानी रखनी पड़ती है। सातवां पॉइंट है इसका मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। जो वोट देते हैं उनको वोट देने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भी चुनाव आयोग कार्य करता है। ठीक है। इसकी भूमिका ये भी SVEEP जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना और मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करना होता है। तो इसमें जो चुनाव आयोग होता है, वोटिंग से कुछ 1-2 महीने पहले से ही टीवी वगैरह या फिर मेट्रो वगैरह ऐसे जगहों पर ऐड चलाती है कि जो बड़े बड़े हीरो वगैरह होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, उनको लेके कि आप वोट दो, आपका वोट हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये देखा ही होगा। तो इसका यही मतलब। आठवां आता है आपका शिकायतों का निर्णय। जो भी शिकायतें उनका निर्णय निवारण सॉरी शिकायतों का निवारण, जो भी शिकायतें उनको दूर करना। चुनाव संबंधी शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना। निष्कर्ष क्या निकलता है। निर्वाचन आयोग भारतीय लोकसभा सॉरी निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत और विश्वसनीय स्तंभ है। इसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रभावी कार्यप्रणाली से नागरिक को चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहता है। समय के साथ नई तकनीकों और सुविधाओं को अपनाकर आयोग चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने का निरंतर प्रयास करता है। ठीक है। तो इसका निष्कर्ष हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। जो नागरिकों के अधिकार है उसकी रक्षा के लिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी क्या क्या भूमिकाएं, आपको वो बताना और आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जो जो राष्ट्रीय मानव आयोग है, NHRC की स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी क्या बोलते हैं, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है। इसके उद्देश्य संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी मानकों के अनुरूप नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना व संवर्धन करना। उसके बाद देखते हैं
ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, जो राष्ट्रीय मानव आयोग अधिक अधिकार योग, ठीक है, आयोग है, उसकी क्या क्या भूमिका है। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की शिकायतों की जांच करना। जब भी किसी व्यक्ति के मानव अधिकार नहीं मिलते तो उनको, जो भी उल्लंघन करते हैं उनकी मामलों की शिकायतों को जांच करना, ठीक है। स्वतंत्र संज्ञा लेकर गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करना। जेलों, सुधार गृहों तथा अन्य निरोध केंद्रों का निरीक्षण कर कैदियों की अधिकारों की रक्षा करना। तो जो जेलों में जो कैदी वगैरह होते हैं, ठीक है, जो पागल खाने में जो कैदी वगैरह होते हैं, जो जितनी भी वैसी संस्थाएं हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, तो उसमें जो लोग हैं, जो निवास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, जो अपनी सज़ा काट रहे हैं, तो उनको जो उनके अधिकार हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसकी जांच करना भी मानव अधिकार आयोग की ही भूमिका होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सरकार को मानवाधिकार संरक्षण हेतु नीतिगत सुझाव एवं सिफारिश देना। और जो सरकार मानव के लिए, जो मानव अधिकार है उसके संरक्षण के लिए जो भी नीति बनाती है उसके लिए सुझाव और सिफारिश देना, ठीक है। पांचवा है आपका मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाना तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। जो मानव अधिकार है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत से टीवी वगैरह पे ऐड वगैरह चलाए जाते हैं और बहुत से पैम्पलेट से आपने देखे होंगे रोडों पे छपे होते हैं। तो इसके बाद छठा पॉइंट आता है इसका, न्यायालयों में लंबित मानवाधिकार संबंधित मामलों में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना। आलोचनात्मक परीक्षण क्या इसका। यद्यपि आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, ठीक है। जो आयोग की सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो नहीं होती, और सरकार उसे मानने के लिए जरूरी नहीं है सर जो उन्होंने सिफारिश दी वो उन्हें मान ले, वो उनके बाध्य नहीं होती वो कानून, ठीक है। तीसरा आता है इसका, तीसरा पॉइंट है, आयोग के पास दंड देने या अभियोजना चलाने की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं होती। और जो ये मानवाधिकार आयोग होता है इसे किसी भी लोग को दंड देने की प्लस अभियोजना चलाने की कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सशक्त बालों से जुड़े मामलों में इतनी भूमिका सीमित है। पांचवा, मामलों की अधिक संख्या, संसाधनों की कमी तथा रिक्त पदों के कारण शिकायतों के निस्तारण में विलंब होता है। कई मामलों में आयोग की सिफारिश के अनुपालन की प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती है। और सुधार के क्या सुझाव हो सकते हैं ये, ठीक है। मानव अधिकार आयोग में सुधार के सुझाव क्या क्या हैं। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कानून सुधार किए जाएं। जो चुनाव आयोग, जो मानवाधिकार आयोग है वो जो भी सिफारिश देता है मानव के अधिकारों के लिए, उनके लिए तो सरकार के द्वारा कोई कानूनों में सुधार किए जाने चाहिए जिससे उनकी सिफारिशों को और प्रभावी बनाया जा सके। दूसरा इसका पॉइंट है, आयोग का पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। और जो ये आयोग है इसको पर्याप्त मतलब पर्याप्त पैसे और प्रशासनिक स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। तीसरा, रिक्त पदों को समय पर भरा जाए। जो खाली पद हैं इस आयोग में उसे समय पे फिल किया जाए, और जो भी लोग जो पद खाली उसके लिए लोगों की भर्ती की जाए तथा जांच तंत्र को और तेज किया जाए। तीसरा हो गया इसका। अगला चौथा पॉइंट है इसका, राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाए। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके साथ बेहतर सामंजस्य पैदा किया जाए। पांचवा है इसका, मानवाधिकार शिक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार किया जाए। निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका। निष्कर्ष है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम है। जो राष्ट्रीय मानव आयोग है वो भारत में जो मानवाधिकार है उसकी रक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्था
माध्यम है। हालांकि इसकी सीमित शक्तियां और सिफारिशों का गैर बाध्यकारी रूप इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। और जो इसकी शक्तियां हैं और जो सिफारिश हैं, ये ज़रूरी नहीं है सरकार मान ले। जो इसको प्रभावशीलता को कम करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। आवश्यक कानून एवं संस्थागत सुधारों के माध्यम से इसे अधिक सूक्ष्म और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और अधिक सुदृढ़ हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो भारत में सार्वजनिक संस्थानों के प्रभावी कार्यप्रणाली में चुनौतियों की चर्चा करें। जो भारत में सामाजिक संस्थान हैं, उनकी प्रभावी कार्यप्रणालियों में जो चुनौतियां आती हैं, आपको उन पे चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका देखते हैं इसकी। सार्वजनिक संस्थान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। जो सार्वजनिक संस्थान है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं, ठीक है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, लोक सेवा आयोग तथा अन्य वैधानिक एवं स्वायत्त संस्थाएं हैं, ठीक है। ये लोकतंत्र शासन व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएं हैं, ठीक है। इन संस्थाओं का उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन कल्याण सुनिश्चित करना। और जो ये संस्थाएं ये सब बनाई गई, कार्यपालिका, विधानसभा, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, तो इनका जो प्रमुख कार्य है वो किसी देश या राज्य में सुरक्षा पैदा करना, ठीक है, पारदर्शिता करना सभी मामलों में, जवाबदेह होना सभी मामलों में, और जन कल्याण करना है। किंतु अनेक चुनौतियों के कारण इनकी कार्यप्रणाली अपेक्षित स्तर से प्रभावी हो जाती है। और लेकिन बहुत सी चुनौतियां हैं जिनके कारण जो इनकी कार्यप्रणाली है वो प्रभावित होती है। तो सार्वजनिक संस्थानों की प्रभावी कार्यप्रणाली की प्रमुख चुनौतियां, जो सार्वजनिक संस्थानें हैं उनकी वो जो प्रभावी कार्यप्रणाली है उसे करने में जो चुनौतियां आती हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली चुनौती आती है राजनीतिक हस्तक्षेप। कई संस्थानों के कार्यों में अनावश्यक राजनीतिक दबाव उनकी निष्पक्षता एवं स्वायत्तता को प्रभावित करता है। जो जितनी भी संस्थान होती हैं उसमें जो अचानक से जो राजनीतिक दबाव आता है वो उनकी निष्पक्षता और स्वायत्तता को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार एवं ललफिताशाली। भ्रष्टाचार जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया तथा निर्णय लेने में विलंब, कार्य कुशलता को कम करते हैं। मानव संसाधन की कमी। जो मानव संसाधनों की कमी, पहले जो तीसरा पॉइंट आ जाए, मानव संसाधनों की कमी, योग्य कर्मचारियों की कमी, जो कुशल कर्मचारी उनकी कमी, ठीक है। रिक्त पद, और जो किसी भी आयोग संस्थान में जो खाली पद है उनको जो खाली पद, ठीक है, तथा अपर्याप्त परीक्षण से संस्थानों की क्षमता प्रभावित होती है। और इन सभी चीज़ों से जो कोई भी संस्था होती है उसकी क्षमता प्रभावित होती है, फिर वो क्षमता कार्य करने को ही लेकर क्यों ना हो। संसाधनों का अभाव, जो रिसोर्सेज हैं उनका अभाव, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, और जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए होता है वो जो पैसा चाहिए होता है वो पर्याप्त होता है, ठीक है। आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे की कमी, और जो कोई भी संस्थान चलती है तो अगर उसमें आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे की कमी होगी तो वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगी। चौथा पॉइंट आता है पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव। तो कभी कभार कोई जितने भी संस्थान होते हैं उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का भी अभाव देखने को मिलता है आपको। कई संस्थानों में निर्णय प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नहीं होती। बहुत सी ऐसी संस्थानें हैं सरकारी संस्थानें हैं जिनमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो पारदर्शी नहीं होती, जिससे जनता का विश्वास कम होता है, और जिससे कि जनता का विश्वास उस संस्थान पे कम होता है। अगला पॉइंट आता है इसका न्यायिका एवं प्रशासनिक विलंब। न्यायालयों में लंबित मामले तथा
प्रशासनिक निर्णयों में देरी से नागरिकों को समय पर सेवाएं नहीं मिलती। देखिए कभी कभार ऐसा होता है जो न्यायालय वगैरह होता है उनमें जो केस होते हैं वो हमेशा बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिससे कि वो उनका रिजल्ट आने में देरी होती है और नागरिकों को समय पे जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आज का समन्वय की कमी। जो समन्वय है उसकी कमी होना। विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच प्रभावी समन्वय के अभाव में योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी हाँ, अगला पॉइंट आ गया इसका तकनीकी एवं डिजिटल चुनौती। और किसी भी संस्थान में तकनीकी और डिजिटल चुनौतियां भी आती हैं। डिजिटल परिवर्तन की असमान गति, साइबर सुरक्षा संबंधित जोखिम तथा तकनीकी दक्षता की कमी को प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। देखिए जब भी किसी संस्थान में कोई भी डिजिटल चीज़ आती है तो वो उसकी गति तेज होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भी रहती हैं जैसे कि साइबर सुरक्षा संबंधित जोखिम भी होते हैं और तकनीकी दक्षता, जिसके कारण तकनीकी दक्षता की कमी भी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। ठीक है, इसे सुधारा कैसे जा सकता है। ठीक है, संस्थानों के सुधार के उपाय। संस्थानों की स्वायत्ता और स्वतंत्रता को मजबूत किया जाए। जो संस्थान है उनकी स्वतंत्रता को मजबूत किया जाए। ठीक है, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाए। जो ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं हैं उनका पूरे देश में विस्तार किया जाए। पारदर्शी और जवाबदेह ये बढ़ाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण, सूचना का अधिकार तथा नियमित ऑडिट का सुदृढ़ किया जाए। मानव संसाधनों की भर्ती, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो मानव संसाधनों की भर्ती के लिए प्लस प्रशिक्षण के लिए और तो तीसरा क्षमता निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। भ्रष्टाचार निरोध तंत्र को मजबूत किया जाए। जो भ्रष्टाचार को रोकता है उसको उस तंत्र को मजबूत किया जाए तथा समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित किया जाए। आगे चलते हैं, सुनिश्चित किया जाए। अगला आता है आपका पॉइंट विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय और डेटा साझाकरण की व्यवस्था। आया